हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। हम लोग मेरे साथ आज फिर इंग्लिश का ज़बरदस्त कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि छत्तीसगढ़ लेवल पर कंडक्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश का स्पेसिफिकली सेक्शन होगा, उसमें बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं इस वाली क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि एक तो अप टू डेट का अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है, उसके पीछे का जो रूल होता है, वो भी मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। इंग्लिश जो है वैसे ही थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब आप अगर कभी बैठोगे आराम से इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश की ग्रामर की किताब जब लेकर बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मतलब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और क्यों कर रहा हूँ मैं खुद के साथ ऐसा। लेकिन अगर कोई बढ़िया एकदम अप टू डेट कंटेंट एग्जाम के हिसाब वाला कोई डिलीवर कर दे, कोई आराम से रिलैक्स होकर समझा दे, तो इंग्लिश फिर बहुत इजीली दिमाग में चला भी जाता है। और मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ। आपको बहुत आराम से, इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ इजी वे में आप तक डिलीवर करने वाला हूँ। और आपको इस क्लास के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ यार मतलब कुछ तो सीख कर गए। तो शुरू करते हैं आज वाली मास्टर क्लास में। इस वाली मास्टर क्लास में हम लोग मेरे साथ 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन जो है आपके लिए इस आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एकदम 100% लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे और इसमें मैं कुल 15 टॉपिक कवर करूंगा और ये टॉपिक आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। मैं हूं राकेश तलरेजा। शुरू करते हैं आज का काम। आज का काम शुरू करने के पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि CGPSC नॉलेज की CGSSB की बैच, मतलब कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की जो हमारी न्यू बैच है, वो स्टार्ट हो रही है 13 जुलाई 2026 से। जिसके लिए जो रेगुलर फी है वो है 6,999, लेकिन अभी जो है हमने आपके लिए ऑफर रखा हुआ है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो अटेंड कर सकते हैं 4,999 में, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट मतलब कि आप ऐप में जाकर जो कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं ऑफर फी के साथ, जो कि 3,499 पर अभी चल रहा है। जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, एक सही मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा, एक सही स्ट्रेटेजी दी जाएगी, पूरे के पूरे कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। हमारी संस्था का आप पुराना रिजल्ट देख सकते हैं, जिस भी विषय पर हमने थोड़ा बहुत आपके साथ मेहनत करी है, अच्छे रिजल्ट आप बच्चों ने जनरेट किए हैं। एक कंप्लीट रोड मैप आपको मिलेगा। मतलब आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है या अगर आपको CGSSB की तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या प्रॉपर आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और फिर एक अप्रोच जिससे आपका नाम, मतलब हमारा इंटेंशन यही रहता है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करें तो आपका नाम जो है, जो टॉप 10 लिस्ट है उस पर आना चाहिए। बस वो सोचकर हम आपके साथ कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो उस अप्रोच के साथ आपके साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फटाफट ऑफर जो है सीमित समय के लिए है, तो जो जो बच्चे इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह है हमारी आज की क्लास का सवाल नंबर 1। आपको मैंने बताया कि पेन और कॉपी लेकर आराम से नोट्स बनाते हुए क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करते हुए चलना है। ये एक वर्किंग सेशन होगा। इस वाले सेशन में मैं बस आपसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, उसका डिटेल में सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आप स्वयं के आंसर भी टैली करेंगे, मतलब कि आपने क्या इसका जवाब सोचा था। और फिर एंड में हम लोग देखेंगे कि आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं और उन मार्क्स की वजह से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मतलब कि एक प्रॉपर जो एनालिसिस है वो इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आपको इस वाले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़कर जवाब अपना तैयार रखना है। कमेंट सेक्शन पर जवाब फटाक से पेस्ट कर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू रायपुर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो वो कह रहा है कि जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त जो है रायपुर गया हुआ है इंटरव्यू देने के लिए, अपनी आने वाली जिस भी जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन से वाले सेंटेंस में एरर है। इन्होंने आपको A, B, C और D 4 पार्ट दे दिए हैं। आपको बताना है आपको कौन से वाले हिस्से में एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि जो फ्रेंड्स है ये मेरा जो है
प्लूरल फॉर्म में है, जिसके लिए उसने यहाँ पर जो वर्ब है ये दरअसल प्लूरल लगाया हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में शेयर कर दिया होगा। मैंने कहा है कि आपके आंसर से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करें, मतलब एक वर्किंग सेशन है ये, मतलब आपको पता चलेगा कि आप जब जवाब देते हैं तो अगर वो सही होता है तो क्या रिजल्ट आते हैं, अगर वो गलत होता है तो क्या रिजल्ट आते हैं। तो जवाब जरूर देना है, पॉइंट आ गया समझ में, अपना जो आकलन है हमको बिल्कुल करना है। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल होता है, हैव लिखा हुआ है जो कि प्लूरल होता है, और हमें पता है एस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA, हमें पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है, और उस वाले एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे ये वाली बात पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि ये प्लूरल है तो इन्होंने यहाँ पे प्लूरल लगा दिया है, तो इस हिसाब से मैं डी टिक करके आ जाऊं क्या, नो एरर बोल दूं क्या? नहीं, आपको इस वाली बात को समझना है। यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ। वन ऑफ कहने का क्या सेंस होता है? वन ऑफ कहने का दरअसल ये सेंस होता है कि हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उन दोस्तों में से कोई एक दोस्त गया, तो ये है दरअसल सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट है वो दरअसल सिंगुलर है, कोई दोस्त बहुत है लेकिन गया तो एक ही ना, और उस एक बंदे की बात हो रही है और वो सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी जो है इसको सिंगुलर लगाना चाहिए था। यहां पर हैव की जगह अगर वो हैज लगाता तो सही हो जाता। तो जो गलती है वो ये है कि यहां पर हैज आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वहां पर गलत है। उसने मेरे को कहा था कि बताओ कहां पर एरर है, मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो जिन जिन बच्चों ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी चुना, बढ़िया चुना, गुड, शाबाश, आपके जवाब से मजा आ गया। तो ये जो पीडीएफ है आपसे हमारा जो सीजीपीएससी नॉलेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। आप अपने आंसर्स नोट करते जाइएगा, कितने सही कितने गलत के हिसाब से ये है इसका सही जवाब। मैंने इस वाली पीपीटी में आप बच्चों के लिए, अगर आप जब ऑफलाइन का भी रेफर करते हो तो आपके लिए मैंने आंसर डाल रखा है, साथ में ग्रामर का नियम भी लिख रखा है, ताकि जब आप पढ़े तो आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं आना चाहिए। ग्रामर का नियम क्या कहता है कि अगर प्लूरल नाउन के साथ में, ग्रामर का नियम बता रहा हूं, अगर प्लूरल नाउन के साथ में जैसे वहां पर फ्रेंड्स था, वन ऑफ लिखा हुआ होगा तो वो एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा, क्योंकि हैं भले बहुत सारे दोस्त लेकिन जा तो एक ही रहना, तो सिंगुलर ट्रीट होगा। और उसके साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा अगर वन ऑफ लिखा हुआ है तो, अगर वन ऑफ लिखा हुआ है तो। ये है ग्रामर का रूल, ये ग्रामर के रूल के हिसाब से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। तो बॉयज बहुत सारे, मेरे दोस्त लड़के बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक ही है जो एब्सेंट है, तो एक वन ऑफ होने के कारण जो देखो वर्ब है वो यहाँ पर सिंगुलर है। मानते हो इस वाली बात को? ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आपके लिए चलने वाले हैं सवाल क्रमांक 2 पर। सवाल क्रमांक 2 जो है दरअसल एंटोनिम और सिनोनिम का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपके लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का आपको क्लोजेस्ट टर्म बताना है, क्योंकि वो दोनों पूछ सकता है। वो आपसे इसका सिनोनिम भी पूछ सकता है, आपको एंटोनिम भी पूछ सकता है। आपको फटाक से अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन पर पेस्ट कर देना चाहिए। तो मैंने देखा कि ऑब्सलीट का मेरे से क्लोजेस्ट मतलब कि सिनोनिम मतलब कि समानार्थी पूछ रहा है। क्या क्या ऑप्शन में लिखा है? मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है जो अभी एकदम ट्रेंड में कोई चीज चल रही है। वैल्यूबल। वैल्यूबल जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब कि जो अपने यूज में नहीं आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कीपैड वाले जो मोबाइल थे वो आजकल यूज में नहीं आते, सबके सब टच स्क्रीन यूज करते हैं। रेयर। रेयर मतलब कि बहुत ही मुश्किल से कोई चीज मिलती है, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल। उदाहरण के लिए यूरेनियम बहुत मुश्किल से मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको बताना है कि क्या इसका सही जवाब है। तो इसका जवाब होगा ऑब्सोलीट का मतलब कोई ऐसी चीज जो आउटडेट हो चुकी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया कीपैड वाले मोबाइल। कीपैड वाले जो मोबाइल है जिसमें बटन होते थे, वो हम लोग जब बहुत पहले एकदम मोबाइल आना शुरू किया तो नोकिया का फोन यूज करते थे, छत से फेंको तो जमीन में छेद हो जाता था, मोबाइल वैसे का वैसे ही तैयार रहता था, और फिर वो भी जैसे टुकड़ों में बिखरता था, फटाफट अपन कॉन्फ़िगर करके फिर चालू करना शुरू कर देते थे, मैसेज करते थे हाय, है ना। तो ऑब्सोलीट जब कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है, वो वाला मोबाइल जो आउटडेटेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चुना है तो गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं भी तो कोई बात नहीं, मौके बहुत मिलेंगे, लगे रहना है हमको। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये आपने चुना। ग्रामर का मैंने रूल डाला है आपके लिए,
कोई ऐसी चीज जो आउटडेट हो जाती है उसे ऑब्सोलेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्सोलेट विच मीन्स नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल की जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क मतलब कि अगर आपको याद हो जब स्कूल टाइम पे होते होंगे आपको कंप्यूटर पढ़ाते होंगे तो उस वक्त फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बताते थे। आजकल वो सब कहाँ यूज होता है, आजकल सीधा अपन पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर वन ड्राइव यूज करते हैं, जी ड्राइव यूज करते हैं, काम खत्म हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइपराइटर्स आर ऑब्सोलेट, आजकल लोग टाइपराइटर कहाँ यूज करते हैं, है ना। सीधा अपन या तो कंप्यूटर में कर लेते हैं या तो फिर डायरेक्ट जो है मोबाइल में टाइप कर लेते हैं, ऐसा कुछ टाइपराइटर वगैरह तो हम लोग यूज नहीं करते, तो ऑब्सोलेट हो चुके हैं वो टाइपराइटर। सही है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट पर फटाफट हमको आंसर पेस्ट करते जाना है, ठीक है, अपने हाथ रुकने नहीं चाहिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लास। आपको बताना है कि इनमें से जो हाइलाइटेड पार्ट है, हाइलाइटेड पार्ट ये ऑप्शंस में लिखा हुआ है, आपको बताना है कि उसमें कौन सा वाला सही है। जैसे यहाँ पर जो हाइलाइटेड को कैसे भी दिखाया गया, कैपिटल करके दिखाया गया, तो आपको बताना है कि जो हाइलाइटेड पार्ट है जिसको उसने कैपिटल करके दिखाया है उसकी जगह पर क्या प्रयोग होगा, ये सवाल है आपके पास, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, कंफर्टेबल है आप लोग, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट द क्लास, तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सारे के सारे जो बच्चे हैं वो क्लास की तरफ भागने लगे। ऐसा होता था ना स्कूल पे क्या होता था कि हम लोग जो है जैसे लंच पीरियड खत्म होता था, घंटी बजती सीधा क्लास की तरफ भागते थे हम लोग, तो बिल्कुल यही वाली बात वो कह रहा है। तो आपको बताना है कि जो हाइलाइटेड पार्ट है उसकी जगह पर क्या आएगा तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है THEN देन, यहाँ पर लिखा हुआ है THEN देन, यहाँ पर लिखा हुआ है बट, यहाँ पर लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस वाली बात को समझो, ग्रामर का रूल ये कहता है कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल है कि नो सूनर के साथ हमेशा THEN देन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग, तो इसका जो सही जवाब हमने चुना वो चुना ऑप्शन नंबर ए। आपने मार्क्स काउंट करते जाने हैं, अपना सही गलत देखते जाना है। जैसे मैंने आपको सही जवाब बताया तो आपको देखना है कि गलत हुआ कि सही हुआ, और ऐसे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, हमको काउंट करते हुए चलना है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, ग्रामर का रूल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ग्रामर का क्या रूल कहता है ये आपको दिमाग में रखना है। ग्रामर का रूल है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं क्योंकि सवाल व्हेन पर आया था तो आपको याद रखना है हार्डली या स्क्रेसली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है। हार्डली का अर्थ क्या होता है, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। जब कोई ऐसा काम जो हमसे मुश्किल से हो सकता है उसके लिए लोग हार्डली शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ दरअसल ये है कि जैसे मान लिया कि अगर मैं आपसे कहूं, समझने की बात क्या है कि मुश्किल से ही मेरे से ये टेबल हिल सकी, इतनी भारी थी कि हिल ही नहीं सके, हार्डली आई हैव मूव्ड दिस टेबल, है ना। तो कोई चीज जब से मुश्किल से होती है तो हार्डली का प्रयोग करते हैं। स्कैरसली भी वैसा ही है, जब कोई चीज आपसे मुश्किल से हो पाती है तो उसके लिए अपन स्कैरसली शब्द का प्रयोग करते हैं। और दोनों ही हार्डली और स्कैरसली के साथ हमेशा ग्रामर का रूल क्या कहता है कि आपको व्हेन शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। मामला क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया बात बताई मैंने, मजा आ गया। अगर मजा आ गया हो तो फिर हिट लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मतलब सीखने को बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं तो बिल्कुल अपने फ्रेंड से इस वीडियो का लिंक हमको शेयर करना है और उनको जानने देना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग को अभी और मेहनत करनी है, ठीक है। चलो आते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फटाक से पहुंच गए हैं, तुम्हारे 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। हाँ जी, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, वन वर्ड पूछा है आपसे, एक शब्द में उत्तर दो पूछा है आपसे। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का प्रयोग बराबर से कर लेता है, एकदम इक्वली स्किल के साथ। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं सीधे हाथ से लिख रहा हूं, मैं उल्टे हाथ से लिखने बोलोगे ऐसा लिखूंगा कि डॉक्टर भी नहीं पढ़ पाएगा। डॉक्टर लिखता है तो हम नहीं पढ़ पाते, मैं लिख दूंगा उल्टे हाथ से, डॉक्टर पढ़ना बंद कर देगा। तो ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से बढ़िया लिख लेता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, 3 इडियट मूवी देखे होगे और उसमें एक बंदा था वायरस, आपको याद हो, दोनों हाथ से लिखता था, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करोगे, एम्बीवेलेंट, एम्बिजिनस, एम्बीडेक्स्ट्रस या एम्बिगियस। तो जरा बात को समझो, जो
डेक्स्ट्रस होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, और ऐसा कोई इंसान जिसके हाथ में, सीधे हाथ में जितनी स्किल है उसके उल्टे हाथ में भी उतनी ही स्किल है, मतलब कि दोनों हाथों में स्किल है, तो दोनों के लिए वर्ड आएगा एम्बी, और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल। तो इसका मतलब कि ऐसा इंसान जिसके दोनों हाथ इक्वली स्किल्ड हैं उसके लिए जवाब होगा एम्बी डेक्स्ट्रस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है एम्बी डेक्स्ट्रस। उम्मीद है कि आपने यही जवाब चुना होगा। फटाक से चल रहे हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका सही जवाब है, आपने चुना एम्बी डेक्स्टर। मैंने बताया डेक्स्टर का मतलब स्किल, एम्बी का मतलब बोथ। तो ऐसा इंसान जिसके दोनों हाथ में बराबर की स्किल है उसके लिए एम्बी डेक्स्टर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। इडियम्स और फ्रेसेस पर आधारित सवाल है ये। इडियम्स और फ्रेसेस पर क्या कहता है, 8 सेकंड दिए जाएंगे आपको इस वाले सवाल के लिए। कह रहा है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वो कह रहा है कि बिल्ली को बैग के बाहर आने दे दो। अब बिल्ली को बैग के बाहर आना है तो दरअसल ये मुहावरे वाली बात है। मुहावरे कैसे होते हैं, तो उदाहरण के लिए आपने एक मुहावरा सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो ये जो सारे जो मुहावरे हैं इनका मीनिंग ये नहीं है कि तुमने बंदर को जाके अदरक चखा दी कि लो बंदर आज से जान गया अदरक का स्वाद, अब मेरे सामने मत आना। ऐसे नहीं है इसका मीनिंग, है ना। इसका मीनिंग कुछ और होता है जो पर्दे के पीछे की बात होती है। तो आपको बताना है कि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग के पर्दे के पीछे की बात क्या, टू क्रिएट द ट्रबल डेलिबरेटली है, मतलब कि ऐसा कोई ट्रबल क्रिएट कर देना जिसको तुम्हारे घर वाले भी ना सुलझा सके, ऐसा कुछ कांड कर देना, एकदम वही ना, कर्म करने गए कांड करके आ गए। तो क्या ये है इसका मतलब। टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली, मतलब कोई ऐसी बात बता देना जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, थोड़ा तो सब्र रखना चाहिए था, लेकिन तुमने जो है एकदम खुलखुला के वाली बात कह दी। टू सेट एन एनिमल फ्री, मतलब कि बिल्ली जो है बैग में थी तो उसे बाहर निकालना था, तो ये है इसकी मीनिंग। टू स्टार्ट एन अननेसेसरी क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। जैसे घर में वाइफ होती है तो खाली बैठे बैठे क्या है, बोर हो रही हैं तो कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बुलाओ सामने, जो है सबको बुलाओ, और शुरू हो जाता है बढ़िया खेल तमाशा, मजा ही आ जाता है, एकदम अंदर अंदर तक सुकून जाता है। टू स्टार्ट द अननेसेसरली क्वेरल। तो आपका क्या जवाब है इसमें, फटाक से कमेंट सेक्शन पर शेयर करना। तो कमेंट सेक्शन पर आपके हाथ टाइप होने से रुकने नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली, मतलब जब कोई इंसान जो है बिना सोचे समझे ऐसी कोई बात बस कह देता है धड़ल्ले से, तो उसके लिए ये शब्द यूज होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। चलिए, तो आपने इसका सही जवाब चुना, ऑप्शन नंबर बी, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये है आपका इवैल्यूएशन टाइम, ये है आपके आकलन का समय। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए, अगर आपने पांचों के पांचों सही किए हैं तो यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर इन टॉपर टेरिटरी, गुड, शाबाश, मजा आ गया। अगर आपके 3 से 4 सही हुए हैं तो सॉलिड बेस, आपका जो इंग्लिश है जबरदस्त लेवल पर है। शार्पन द ट्रैप्स, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत अगर गलती हो रही है तो उसको अपने को इम्प्रूव करना है। अगर आपके 0 से 2 के बीच में सही हुए हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, रूल्स अहेड विल फिक्स दिस, और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे सीखते सीखते अपन इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके शुरू के 5 क्वेश्चन पर आपके जवाबों का आकलन। चलते हैं चेक पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये आ गया हमारे पास चेक पॉइंट नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है फाइंड द एररनेस पार्ट। ध्यान रखिएगा, इस वाले सवाल का जवाब एग्जाम में मात्र 40% बच्चे सही दे पाते हैं। आपको देखना है कि आप कौन सी तरफ में हैं। शुरू करते हैं। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हैव इंक्रीज्ड शार्पली इन द लास्ट 2 years। बोल रहा है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट हैं तेजी से बढ़े हैं, रोड एक्सीडेंट की संख्या तेजी से बढ़ी है। आपको बताना है कि इसमें कौन से वाले पार्ट में आपने एरर खोजा है। तो जरा इस वाली बात को समझिए। एक्सीडेंट्स, फिर से वाली बात, एक्सीडेंट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, लेकिन द नंबर ऑफ लग गया। द नंबर ऑफ का मतलब होता है सिंगुलर, मतलब कि जो रोड एक्सीडेंट है
उसको एक यूनिट की तरह, मतलब कि एक काउंट की तरह लिया जा रहा है, तो एक काउंट की तरह लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 500 के नोट की गड्डी है, तो भले उस गड्डी में 100 नोट हो गए लेकिन गड्डी तो एक है ना। वैसे तो जब द नंबर ऑफ यूज होता है, नोट बना के लिख लेना, जब द यूज होता है, द नंबर ऑफ, तो उस केस में जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो एक काउंट की तरह उसे लिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर है? कंफर्टेबल है अपन लोग? डन है यहां तक? ठीक है। और ग्रामर का रूल क्या कहता है? ग्रामर का रूल ये कहता है कि द नंबर ऑफ की जगह पर अगर अ नंबर ऑफ होता तो वो जो लिखा था वो सही होता। ठीक है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। गुड, शाबाश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हार्डली हैड ही रीच्ड द प्लेटफॉर्म डैश द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। जैसे ही या फिर मुश्किल से वो प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचा ही था, मुश्किल से वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचा ही था और ट्रेन ने चलना चालू कर दिया। ये सवाल का मतलब आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप सारे बच्चे लोग कमेंट सेक्शन पर एकदम सही देंगे। क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है व्हेन। मैंने अभी भी आपको बताया था कि हार्डली या स्कैरसली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने ये वाली बात डिस्कस की थी, ये आपके लिए एकदम फ्री मार्क्स थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चों ने इसको बटोरा होगा। यही कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताया था। यहाँ पर बढ़िया एकदम रिवीजन हो गया आपका। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आ चुका है, सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन। हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। क्वेश्चन में अपोजिट मीनिंग पूछता है, तो हमको जो है अपोजिट मीनिंग बतानी है। किसकी अपोजिट मीनिंग बता दोगे आप? अपोजिट मीनिंग आप बता दोगे प्रोफ्लिगेट की। प्रोफ्लिगेट की आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है। ठीक है, प्रोफ्लिगेट, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूं। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है कि रेकलेसली वेस्टफुल विथ मनी। मतलब कि जब कोई इंसान जो है अपने पैसों की एकदम बर्बादी कर डालता है, एकदम ऐसा एकदम बहा दिए पैसे, है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोफिलिगेट। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग ही होता है खर्चीला। लिखा हुआ है करप्ट। करप्ट मतलब कि कोई चीज ऐसे, जैसे हमारे मंत्री साहब हैं, बहुत दिल लगा के एकदम काम करते हैं कि सड़क बनवा देते हैं। सड़क बनवाते हैं, एक बारिश पड़ती है, गड्ढा आ जाता है। गड्ढा आ गया तो मंत्री जी ने जो काम किया वो क्या था? करप्शन से भरा हुआ था। फ्रुगल। फ्रुगल दरअसल होता है जब कोई इंसान बहुत ध्यान से जहां जरूरत की चीजें होती है वहीं पर पैसा लगा के खर्च करता है। ये नहीं कि एकदम जहां जगह मिली खर्चा करो, ऐसा नहीं, है ना। अगला है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है वही जो बेपरवाह लोग होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है। आपको बताना है कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया प्रोफिलिगेट जो बेपरवाह लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है, लेकिन प्रोफिलिगेट तो दरअसल उन लोगों के लिए यूज होगा ना जो लोग बहुत समझदारी से खर्च करते होंगे, है ना। ठीक है, जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग बहुत समझदारी से खर्च करते हैं, उनके लिए टर्म यूज होगा फ्रुगल। ठीक, कंफर्टेबल है अपन लोग? सही है। चलिए, क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है हु taught you French? Who taught you फ्रेंच? आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। एक्टिव का पैसिव अपन लोग खेलते हैं क्या बच्चे लोग? एक्टिव का पैसिव, है ना। तो आपको क्या करना है, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बताना है। सही है। अब कैसे अपन लोग इसको हैंडल करेंगे? अपने अपने आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन पर हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि फिर से इवैल्यूएशन आपका इंतजार कर रहा है दूसरे वाले चेक पॉइंट पर। तो क्या कह रहा है? हु टॉट यू फ्रेंच। अब जब भी हु से स्टार्ट होता है तो जब हम लोग उसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो बाय हुम लिखते हैं। बाय हुम सही है, बाय हुम सही है, बाय हुम सही है, हु यहाँ पर गलत है। तो इसका जवाब मैं जो भी लगाऊंगा अभी, मैं ए, बी और डी में कोई एक लगाऊंगा। ठीक है, तो बाय हुम टॉट यू फ्रेंच। अब देखो जरा इस वाली बात को समझो कि यू वर लिखा हुआ है। जब भी अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो उस वाली स्थिति में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद चला गया है, तो इसलिए वाली बात गलत हो गई है ना। अगला है, अब यहां पर लिख रहा है बाय हुम फ्रेंच वॉज टॉट बाय यू। अब जरा समझो कि जब भी हम एक्टिव का पैसिव वॉइस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
जो सब्जेक्ट होता है उसे पहले और जो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसे बाद में लेकर जाते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पूरा आगे पीछे निकल गया है, एकदम आड़ा टेढ़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन इसको पढ़ के देखो, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। आराम से रिलैक्स होकर आपको जवाब देने हैं और हमेशा हर क्वेश्चन का जवाब कुछ कमेंट सेक्शन में पेस्ट जरूर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हु से स्टार्ट होता है तो हम लोग बाय हुम से अपना पैसिव फॉर्म बनाना शुरू करते हैं, ये इसकी लर्निंग थी। चलते हैं अगला वाला टर्म। आपको ये बताना है कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है इसमें कौन सा वाला जो शब्द है वो सही है। आपको करेक्ट वर्ड बताना है इनमें से किसी एक ब्लैंक के लिए। तो क्या क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट, अफेक्ट, इनफेक्ट, डिफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और अफेक्ट का मतलब भी यही होता है प्रभाव, ठीक है। इनफैक्ट, इनफैक्ट जब मैं कहता हूं ना कि भाई तुमको मैंने बोला था पानी लाने के लिए, उल्टा पानी तो तुम लाए नहीं, उल्टा तुम जो है उठे भी नहीं अपनी सीट से, तो इनफैक्ट यू हैवंट स्टैंड अप। पॉइंट है समझ में? इनफैक्ट ऐसे यूज करते हैं हम लोग। डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कोई चीज जब खराब होती है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने पेन खरीदी, चल नहीं रही, डिफेक्टेड पेन ले आया मैं। आ गई बात समझ में? कंफर्टेबल है हम लोग यहाँ तक? तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। फटाक से हम लोग कमेंट वाले सेक्शन में आंसर पेस्ट करेंगे। कह रहा है द न्यू पेंशन पॉलिसी विल नॉट डैश करंट एम्प्लॉयज। जो नई पेंशन पॉलिसी आई है वो अभी के एम्प्लॉय पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होगा वो तो प्रभाव प्रयोग होगा। अब आपको ए लगाना है कि बी लगाना है, सवाल ये है। अब जरा दोनों में फर्क समझ लीजिए। जो इफेक्ट होता है वो दरअसल नाउन के सेंस में यूज होता है, सीना है समझ में। लेकिन जो अफेक्ट शब्द यूज होता है वो दरअसल वर्ब के सेंस में यूज होता है, ठीक है। नाउन और वर्ब में क्या फर्क होता है? नाउन हर वो चीज जिसको देख छू महसूस कर सकते हो, नाउन है ना। लेकिन वर्ब, वर्ब दरअसल होती है क्रिया। जब कोई चीज किसी चीज पर इम्पैक्ट डालती है, मतलब जब कोई चीज किसी चीज पर काम करने से बदलती है तो उसको हम लोग वर्ब के फॉर्म में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेंशन है, जो पेंशन पॉलिसी है वो दरअसल एम्प्लॉय पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये एक तरह की क्रिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है अफेक्ट, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग? आगे बढ़े, चलिए। ये है इसके लिए थ्योरी। मैंने आपको बताया कि जो अफेक्ट है वो वर्ब के फॉर्म में, लेकिन जो इफेक्ट है वो नाउन के फॉर्म में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। ये आ गया अपना चेक पॉइंट नंबर 2। आपको देखना है कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, अगर अब तक आपके 9 से लेकर 10 तक सही बने हैं तो बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग, टॉपर जोन में अपना नाम एकदम सेट हो चुका है। अगर हमारे 7 से 8 तक के सही हुए 10 क्वेश्चन में, अगर हमने 7 से 8 तक के सही किए तो हम लोग सिलेक्शन जोन में हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर हमारे 7 से कम अगर सही हुए तो कोई बात नहीं, रिवीजन करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, चीजें हम लोग इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। आइए फटाक से चलते हैं अगले वाले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में जाने के पहले आपके लिए एक विशेष सूचना, सहायक ग्रेड 3 का जो हमारा नया बैच है वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिनेरियो पर, जिसके लिए भी डिस्काउंटेड फी चल रही है, जिसे आप इन फीस पर हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, टॉपर बनना है। यहाँ हम तैयारी नहीं करवाते, सिलेक्शन की लिस्ट जारी करवाते हैं। ये दिए हुए नंबर हैं जिस पर आप कॉल करके अपना नाम बैच में एनरोल करवा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ही सेड टू मी डू यू नो द वे टू द स्टेशन। उससे मुझसे कहा कि क्या तुम
स्टेशन जाने का रास्ता जानते हो, ये पॉइंट है। ठीक है, अब जब मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ तो थोड़ा इस वाली बात को आप समझिए कि कैसे हैंडल होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है, उन्होंने डायरेक्ट स्पीच लिख कर दी हुई है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बतानी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और आराम से इसका आंसर मुझे सोच कर देना चाहिए। ठीक है, अब जरा समझो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करोगे आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसलिए सेड की जगह पे आस्क आ जाता है। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो जहां जहां पर आस्क है वो सही है, जहां पर आस्क नहीं है वो गलत है। तो जवाब जो भी मारूंगा ए बी डी में मारूंगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। He asked me if I knew the way to the station. He asked me did I. अब जरा समझिए इस वाली बात को कि यहाँ पे said लिखा हुआ है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, जो कि एकदम सही बात है। तो जो सेंटेंस बनेगा वो भी सेकंड फॉर्म में बनेगा, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर he asked me that I knew the way to the station. अब यहाँ पर देखो if missing है, इफ होना चाहिए, क्योंकि क्या मैं जानता हूं, तो जब भी सवाल पूछना होता है तो उसके लिए इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इफ मिसिंग है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर भी इफ मिसिंग है इसलिए ये गलत हो गया। तो क्योंकि जब भी कोई सवाल पूछना होता है तो हम लोग पैसिव फॉर्म में इफ लगाकर पूछते हैं, इसलिए मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर ए। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल पूछेंगे तो इफ या वेदर लगाकर पूछेंगे। ठीक है, ये इसका ग्रामर का रूल था। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास पैराजम्बल्स। आपके एग्जाम में पैराजंबल के क्वेश्चन एकदम जरूर आएंगे, 100% आएंगे। आपको जो है सेंटेंस दे देगा और आपको बोलेगा उसको सही क्रम में जमाओ। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या कहता है। पी कहता है इट वॉज ओनली आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स दैट ही डिस्कवर्ड द राइट फिलामेंट। क्या हुआ था कि जब बल्ब की खोज करनी थी तो एडिसन साहब जब थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना चालू किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो है बल्ब की खोज कर ली है, मतलब हमको जो है अब दिया बत्ती में नहीं जीना है, हमको बिजली मिलेगी जीने के लिए, तो ये जो आपने की इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था। तो एडिसन साहब ने जवाब दिया था कि भाई मैंने जो है हजारों बार, सौों बार जो है कोशिश करी और मेरे जो अटेम्प्ट है वो फेल होते रहे फिलामेंट बनाने के लिए। एडिसन नेवर ट्रीटेड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट एज अ डिफीट। और एडिसन ने कभी भी जो उनका फेल्ड एक्सपेरिमेंट था उसको एज अ डिफीट, एज अ हार की तरह नहीं लिया। इंस्टेड ही कॉल्ड एवरी फेलियर लेसन दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू सक्सेस। उन्होंने कहा कि हर बार जब मैं हारा तो मुझे पता चला, हर बार जब मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये चीज गलत हुई, उसे इंप्रूव किया और फिर नए तरीके से कोशिश करी। दिस एटीट्यूड फाइनली गेव अस वर्ल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब। और उसके बाद इस दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब मिल पाया। तो आपको बताना है कि सही क्रम में कैसे जमाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई एडिसन का आपसे पूछा गया कि भाई एडिसन जी बताइए आपको कैसा जो है सफर रहा आपका। तो एडिसन नेवर ट्रीटेड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट एज अ डिफीट। तो एडिसन ने कभी भी जो है उसको एज अ डिफीट की तरह नहीं ट्रीट किया। तो पहले जो शुरू होगा वो क्यू की तरह शुरू होगा, इसलिए सी इसका करेक्ट जवाब नहीं है, मैंने काट दिया। फिर उन्होंने बताया कि इंस्टेड ही कॉल्ड, तो बल्कि उन्होंने ये कहा कि एवरी फेलियर अ लेसन दैट बॉट हिम क्लोजर टू सक्सेस। और हर एक जो फेलियर लेसन था वो उनको सक्सेस के और करीब लेकर गया। तो आर आना चाहिए, तो ये दोनों भी इसके सही जवाब नहीं होंगे। फिर उसके बाद पी आएगा, वो बोल रहे हैं कि भाई ये सिर्फ जो है इट वॉज ओनली आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ फेल्ड। फिर उसको बता रहे हैं कि मैंने 100 बार गलतियां करी होगी, उसके बाद जो है मुझे पता चला कि सही तरीके से फिलामेंट कैसे बनता है। और अंत में ये जो एटीट्यूड था पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक बल्ब दे पाया। ठीक है, यहाँ तक ओके, अपन लोग कंफर्टेबल है। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपने भी यही चुना होगा। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिस्पाइट हिज डैश शेड्यूल द ऑफिसर मैनेजेस टू रीड फॉर एन आवर एवरी डे। बोल रहा है कि डिस्पाइट का हिंदी मीनिंग आपको बताने वाला हूं मैं। उसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, तो बिजी शेड्यूल होने के बावजूद जो ऑफिसर है वो डेली 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल ही लेते हैं। ये दरअसल उसका सेंस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला जो है आंसर सही है। हेक्टिक, लेजियरली,
फ्लेक्सिबल या आइडियल, तो कोई बावजूद लगा रहा हूं मैं, तो जब कोई शेड्यूल बहुत मुश्किल होगा तब भी वो इंसान ये काम कर ले रहा है, तो फिर वो क्या जवाब लगाना पड़ेगा? हेक्टिक। ठीक है, कंफर्टेबल है लोग? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो तो ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये वाली जो लाइन अभी बोलने वाला हूं आपके एग्जाम में 100% पूछता है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का ही सेंस होता है के बावजूद, दोनों का ही सेंस होता है के बावजूद। तो एग्जामिनर कभी डिस्पाइट शब्द का प्रयोग करेगा, कभी इंस्पाइट ऑफ शब्द का प्रयोग करेगा। आपके लिए एग्जाम के ऐसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको जो दिमाग में रखनी है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग हमेशा इंस्पाइट के साथ होता है। लेकिन दोनों की ही मीनिंग, चाहे ऑफ लगा हो चाहे ना लगा हो, दोनों की ही मीनिंग के बावजूद ही होती है। बस ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सही जवाब चुना होगा। इस सवाल का जवाब था ऑप्शन नंबर ए। कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गेज। तो दरअसल क्या हुआ कि आपसे एग्जाम में मैंने बताया कि मुहावरे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इसका जवाब करना है कि भाई ये कैसे हैंडल होगा, द ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग इन डिस्गेज। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप जो है यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, लोग दूर दूर तक जो है वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो अक्सर आप जो है खबर सुनते होगे, जो कि बहुत बुरी खबर होती है, लेकिन आप सुनते होगे जो बस होती है वो खाई पे गिर जाती है, लेकिन फिर भी लोग जो है जाते ही जाते हैं। तो वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए गए, सोचो जो है वहां तक पहुंचे मुश्किल से ले देकर, और वहां पहुंचे तो बस छूट गई। बस छूट गई तो बुरा लगने लग गया, अरे यार हमारी बस छूट गई, इतना दूर आए थे हम लोग वैष्णो देवी जो है दर्शन करने के लिए। अब बुरा लगने लग गया, बुरा लगने लग गया। फिर बाद में पता चला, क्या पता चला 2 घंटे बाद, कि जो बस है वो, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन खाई में गिर गई। अब जैसे ही आप ऐसा सुनते हो तो आपके लिए तो दरअसल एक तरह का वो आशीर्वाद हो गया ना, कि अगर आप उस बस में चढ़ गए होते, अगर आप बस में जो है बैठ गए होते, तो फिर बस काम था, पर मतलब है ना। तो पॉइंट दरअसल क्या है समझने का, पॉइंट ये है कि बुरी बात थी, डिस्गस्ट था, लेकिन उसमें आपको ब्लेसिंग मिल गई। जब कोई चीज बुरी होते होते अंत उसका अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग होता है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या आपने सही जवाब चुना है। तो लिखा है अ हिडन डेंजर, छुपा हुआ उसमें डेंजर था। अ गुड थिंग्स दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, कोई ऐसी चीज जो शुरू में बुरी लगती है, जैसे बस छूट गई तो शुरू में बुरा लग रहा था। अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड, गॉड ने आपको जो है ये श्राप दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। एन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस, मतलब सोचा नहीं था लेकिन पैसों में आग लग गई। नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी चुना होगा। फटाक से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन है यहाँ तक अपन लोग? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्पॉट द एरर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, माय फादर डज नॉट अप्रूव ऑफ मी गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज विथ माय कॉलेज फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि जो मेरे फादर हैं वो मुझे रात में जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ पार्टी करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आपको बताना है इसमें कौन से वाले हिस्से में एरर है। फटाक से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर चुन लो। जरा सी इस वाली बात को समझो, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसे दरअसल एक फॉर्म कहा गया है, जिरंड फॉर्म कहते हैं इसे, जिरंड। ठीक है, तो जिरंड फॉर्म के साथ हमेशा जो प्रोनाउन होता है उसका आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया गया है, मतलब कि माय का मी लगा दिया गया है। पॉइंट आ गया समझ में? तो हम लोग को उसका सब्जेक्टिव केस लगाना था, तो यहां पर जो टर्म यूज होगा वो ही होगा माय। तो कहां पर एरर है? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। कंफर्टेबल? आइडिया क्लियर है? तो यहां पर मैंने रूल लिखा हुआ आपके लिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो पोजेसिव फॉर्म होता है, पोजेसिव फॉर्म जैसे हम लोग अधिकार बताते हैं, पोजेसिव फॉर्म मतलब माय, हिज, हर, देयर, राम्स, इन सभी के साथ हमेशा जिरंड फॉर्म यूज होगा। तो जिरंड के साथ हमेशा वर्ब का या प्रोनाउन का पोजेसिव फॉर्म जिसमें अधिकार बताया जाता है प्रयोग होता है, जैसे माय, हिज, हर, देयर, या फिर राम में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ तो अधिकार बताने वाली बात है। तो ये नियम है। ठीक है, वहां पर उसने क्या किया था, उसने यहाँ पर मी लगा दिया था, उसने यहाँ पर मी लगा दिया था, ये मी गलत है। ठीक है, उसको पॉजिटिव फॉर्म मतलब कि माय का प्रयोग करना चाहिए था। चलिए फटाक से चलते हैं आपके चेक पॉइंट नंबर 3 की तरफ, देखते हैं आपने कहां तक स्कोर किया है और कहां पर आप अभी स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आपके 13 से 15 तक सही हो चुके हैं अभी तक, यू जस्ट क्लियर्ड अ रियल एग्जाम लेवल। ठीक है,
अगर आपके 10 से 12 तक सही हुए हैं तो स्ट्रांग है आपका इंग्लिश का कंसेप्ट, द जिरन रूल वॉज द किलर। हाँ, मैं मानता हूं कि जो इस वाले क्वेश्चन में जो जिरन रूल था उसमें थोड़ा एफर्ट जाना था। अगर आपके 10 से कम सही हुए हैं अब तक तो कोई बात नहीं, हम लोग को अभी थोड़ा सा और एफर्ट देने की ज़रूरत है। मेरी नज़रें आप पर हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर मेरे साथ थोड़ी मेहनत करोगे तो बिल्कुल अपन ये लेवल इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पहुंच चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? रमेश इज सीनियर देन मी बाय 3 इयर्स। तो बता रहा है कि जो रमेश है वो मुझसे 3 साल सीनियर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो हाईलाइटेड टर्म है जो कि यहाँ पर देन है उसकी जगह पर क्या आएगा? आई आएगा, टू मी आएगा, या सीनियर देन मी आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। अब जरा इस वाली चीज को समझिए कि हाँ, ये वाली बात सही है कि हम लोग कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग करते हैं। जब भी मेरे को कंपेयर करना होता है तो हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। मैं बोलता हूँ कि ही इज टॉलर देन आई, मैं बोलता हूँ इस वाली चीज को, इसमें कोई गलत बात नहीं होती है कि जब भी मुझे यूज करना होगा कोई ऐसा टर्म जिसमें कि कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग उसके लिए देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। THAN दिमाग में सेट कर लो, THAN हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए प्रयोग होता है। THAN हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है आपको याद होगा? टॉल, टॉलर, या फिर हम लोग टॉलिश का प्रयोग करते हैं। पॉइंट आ गया समझ में? तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एकदम सही है। ये है कंपैरेटिव डिग्री टॉलर वाली, यहाँ पे प्रयोग हुई है इसलिए देन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी कह रहा है कि वो मुझसे 3 साल सीनियर है, तो ये भी दरअसल कंपैरेटिव टर्म है। लेकिन इस वाली चीज को समझिए, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है जो भी अपने पास इस तरह के टर्म होते हैं जिसको हम लैटिन कंपैरेटिव टर्म कहते हैं। लैटिन कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, लैटिन कंपैरेटिव टर्म जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हो गया सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, है ना, प्रायर, ये जो सारे टर्म है जो कि और से एंड होते हैं, तो इनको लैटिन कंपैरेटिव टर्म कहा जाता है। और इन सभी के साथ दिमाग में सेट कर लेना, हमेशा टू का प्रयोग होगा। जितने भी लैटिन कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं उनके साथ देन का नहीं, टू का प्रयोग किया जाता है। दिमाग में ये वाली बात, जितने भी लैटिन कंपैरेटिव टर्म होंगे उनके साथ देन का नहीं, टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है रमेश इज सीनियर टू मी। ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, सभी के साथ प्रेफरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेफर के साथ भी इंपॉर्टेंट, दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। प्रेफर के साथ भी टू का ही आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। सिनोनिम आपको बताना है कैंडिड का। कैंडिड का आपको सिनोनिम बताना है, तो उसका मीनिंग आपके हिसाब से क्या? सेक्रेटिव है, क्लेवर है, फ्रैंक है, रूड है। तो आपने ना कैंडिड पिक्चर ऐसे कभी शब्द सुना होगा। लोग जब भी जो है इंस्टाग्राम में फोटो वगैरह डालते हैं तो ऐसे लिखते हैं कैंडिड पिक्चर। तो आप कभी समझे ये कैंडिड पिक्चर जो इंसान लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है? दरअसल कई सारी ऐसी पिक्चर होती है, हम लोग जब इंस्टाग्राम पे पेस्ट करते हैं तो एकदम जबरदस्त से जबरदस्त फिल्टर आते हैं। ऐसा अपन लोग फिल्टर लगाते हैं अपनी फोटो में और इंस्टाग्राम में पेस्ट करते हैं, और बाद में जब इंसान मिलने आता है फोटो देखकर कि मैं मिलूंगा इस इंसान से, जब मिलने आता है फोटो देखकर तो उसका रियलिटी चेक हो जाता है। मतलब यही हो, इसमें तो ऐसा दिख रही हो, उसमें तो तुम ऐसे दिख रहे थे, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं और इंस्टाग्राम में फोटो डालते हैं तो इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जब उसे मिलने जाओ और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है तो जो रिश्ता बन सकता है वो भी टूट जाता है। तो मैं ये दरअसल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कैंडिड पिक्चर लिखते हैं लोग, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रियल, विदाउट फिल्टर, रियल, ट्रू, उसका मीनिंग ये होता है। पॉइंट है समझो, कैंडिड का मतलब होता है ट्रू, कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा है, जो था सीधा का सीधा आपको दिखा दिए। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो दुनिया है बहुत ही फेक दुनिया है, जिसमें हालांकि मानता हूँ बहुत मज़ा आता है अपने को रील वगैरह देखने में, लेकिन जिसमें सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगे वो दिखाई जाती है। तो थोड़ा सा अपनी सोच, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी सोच जो है इंस्टाग्राम में रील देख देख कर तैयार करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी सोच उससे अपने को बेहतर बनानी है। अपने को एकदम व्हाट्सएप और इंस्टा की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ के एकदम ग्रेजुएट हो जाना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रैंक। फ्रैंक मतलब जो कोई बात आप खुलकर कहते हो, जैसी है वैसी कह देते हो, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसके लिए कैंडिड के लिए जो सही जवाब होगा वो होगा फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान जो है
झूठ बोल रहा है। फ्रैंक का मतलब ये होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रैंक है, मतलब वो सच्चा नहीं है ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन फ्रैंक का मतलब होता है सच्चा। इसका मतलब ये है कि जो इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, चलो आपने इसका सही जवाब चुना, ऑप्शन नंबर बी। गुड, शाबाश, मजा आ गया आपके जवाब को देखकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एक शब्द में उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि ऐसा इंसान जो श्योर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है एथिस्ट। जरा इस वाली बात को समझिए। एथिस्ट वो इंसान होता है जो भगवान में मानता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा इंसान जो भगवान के एग्जिस्टेंट पर डाउट करता है, मतलब कि वो कहता है अगर भगवान है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है। तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड। ओ माय गॉड मूवी में जो परेश रावल जी थे वो दरअसल भगवान के एग्जिस्टेंट पर डाउट करते थे। वो कहते थे कि मैं नहीं जानता भगवान है या नहीं, अगर है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है। तो उसके लिए यूज होगा जो शब्द है वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक दरअसल वो लोग होते हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंट पर डाउट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वर्ड होगा एग्नोस्टिक। एथिस्ट तो वो लोग होते हैं जो भगवान में मानते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं पहुंच चुका हूं। क्वेश्चन 19 कह रहा है शी हैज बीन सफरिंग डैश थाइफॉइड डैश लास्ट फ्राइडे। तो हम लोग ऐसे जब छोटे होंगे तो स्कूल में लेटर लिखते होंगे कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बुखार से मैं पीड़ित हूँ, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे लिखते होंगे अपन लोग, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वैसे ही सफरिंग फ्रॉम थाइफॉइड, तो हमें फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम नहीं है इसलिए दोनों गलत है। अब फॉर और सिंस का फर्क है तो समझ लो। फॉर जो होता है वो दरअसल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब जैसे मान लिया 5 दिन बोला होता कि मैं टाइफॉइड से पीड़ित हूं 5 दिनों से, तो अपन लगाते फॉर 5 डेज हो जाता पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो सिंस होता है, सिंस यूज होता है दरअसल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का ये मतलब है कि जब किसी समय विशेष से, जैसे ये कह रहा है फ्राइडे से, समय विशेष से, पिछले फ्राइडे से मैं बीमार हूं, तो इसलिए अपन क्या यूज करेंगे, सिंस। तो इस क्वेश्चन पर जो सही जवाब आएगा वो आएगा सिंस। तो आंसर लगा करूंगा ऑप्शन नंबर सी। फर्क समझ में आ गया? डन है आता है अपन लोग, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ये आ गया हमारा जवाब फ्रॉम और सिंस। मैंने ग्रामर का रूल आपके लिए लिख दिया है जो कि आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो पीडीएफ जब आपसे मिले तो आप फिर जब पढ़ो तो आपके पास रिसोर्स रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लिख कर दे दिया है। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इट इज हाई टाइम वी डैश प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो इट इज हाई टाइम कब यूज करते हैं अपन, मतलब ये वही समय था ऐसा बोलने के लिए, है ना, ये वही समय था जब भारत में बदलाव शुरू हुए, ऐसा करके अपन लोग बोलते हैं ना, जब भारत में नई राजनीति की लहर चली, ऐसा अपन बोलते हैं ना, ऐसा करके, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम, एकदम नोट बना के लिख लो। इतना इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ कि आपका एग्जाम में 100% आएगा इस वाले क्वेश्चन से, एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्ट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी ऐसा लिखा होगा इट इज हाई टाइम, तो उसके साथ हमेशा आप पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नोट बना के लिख लो। नोट बना के क्या लिखना है कि इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग, चाहे इट इज हाई टाइम लिखा रहे, चाहे इट इज अबाउट टाइम लिखा रहे, सभी के साथ हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे को पास्ट टेंस चुनना है। स्टार्ट प्रेजेंट होता है, विल स्टार्ट फ्यूचर होता है, हैव स्टार्टेड कर चुका हूं वाली चीज परफेक्ट में आता है, ये स्टार्टेड दरअसल पास्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी चुना होगा। सही है, कंफर्टेबल है अपन लोग। मैंने लिख दिया वहां पर कि इट इज हाई टाइम अबाउट टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। और अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की। अगर आपने अभी तक 18 से 20 सही किए हैं, मतलब कि आपका मोमेंटम एकदम हाई है, मेरिट लिस्ट में जाओगे, नाम रोशन करके आओगे। इसे डाउन मत होने देना। याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, वहां पर बने रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो बने रहना है हम लोग को। जिनके 14 से सही हुए हैं, 14 से 17 के बीच में सही हुए हैं, बहुत बढ़िया, हम लोग फोकस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं पर अगर गलती हुई तो उसको फिक्स कर लेंगे आने वाले हफ्तों में, ठीक है। अगर जिसके 14 से कम सही हुए हैं, अभी तक 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिसके 14 से कम सही हुए, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि कहां कहां पर तुम्हारे से गलतियां हुई हैं। उनको नोट करो
और ये गलतियों का जानना ही, वो कहते हैं ना कि अगर हमको पता चल जाए कि हमारी गलती क्या है तो आधी जंग तो हम वैसे ही जीत जाते हैं, तो ये भी एक तरह की जीत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आ गया मेरे पास सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 हमको बताना है अपोजिट टर्म। अपोजिट टर्म किसका बताओगे? ट्रांसपेरेंट का बताओगे। ट्रांसपेरेंट का आपको अपोजिट टर्म बताना है। ट्रांसपेरेंट, जैसे मान लिया कि कोई पर्दा होता है, पर्दे के आप आर पार देख लेते हो। कोई कोई ऐसा पर्दा होता है जो इतना पतला होता है जिसके आप आर पार देख लेते हो, या फिर कांच, कांच के आप आर पार देख लेते हो, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो उसका अपोजिट क्लियर, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रजाइल। फ्रजाइल का कोई सेंस ही नहीं उस चीज से। ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब चमकीला, उससे भी कोई सेंस नहीं है। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है डार्क। जैसे कि ये स्लाइड है, ये स्लाइड डार्क है ना, तो इसके लिए ओपेक शब्द का प्रयोग किया जाएगा और यही इसका सही जवाब होगा। ट्रांसपेरेंट इतना पतला कि पारदर्शी था, ओपेक इतना गाढ़ा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके आगे पीछे, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि इसका अपोजिट पूछा था, वो होगा ओपेक। उम्मीद है आपने सही जवाब चुना होगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक्टिव पैसिव वॉइस का फिर से क्वेश्चन आ गया है मेरे पास। एक्टिव पैसिव वॉइस हमारे एग्जाम में भर भर के आता है, कोई कमी नहीं छोड़ता है एग्जामिनर एक्टिव पैसिव वॉइस पूछने में। बड़ा ही दुष्ट है एग्जामिनर, तो अपन को जो है एकदम भिड़ के जैसा उसने पूछा है वैसा उसको जवाब देना है। कह रहा है दे विल हैव कंप्लीटेड द ब्रिज बाय दिसंबर। तो आपको क्या करना है, आपको इसका पैसिव फॉर्म बताना है। तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इस वाली चीज को समझिए। यहाँ पे लिखा है दे विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ये दरअसल फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट का, तो अगर आपको याद हो नियम ये कहता है कि जब फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्म होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, और फिर से वही वाली बात कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो द ब्रिज है वो सामने आ जाएगा, तो द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज सभी में हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये विल हैव है, तो जब इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करूंगा तो रूल होता है विल हैव बीन लगाया जाता है ना। यहाँ पर विल बी है, वुड हैव बीन है, विल हैव बीन है, ये सब गलत है। जो सही जवाब है वो है विल हैव बीन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, उसका नियम ही होता है कि आपको विल या शैल, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बीन आ रहा है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, डन है। चलो, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर ए। गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आपको क्या पूछा है इसमें बच्चे लोग, ईडियम्स एंड फ्रेसेस, मतलब कि फिर से वही मुहावरे और लोकप्तियां। तो मुहावरे और लोकप्तियां में आपको बताना है, एक सेंटेंस लिख कर दिया हुआ है, अ वेटरन बॉक्सर। वेटरन शब्द क्या होता है, जब कोई चीज जब बहुत ही लोकप्रिय होती है, मतलब मशहूर, जैसे अमिताभ बच्चन एक वेटरन एक्टर है ना। तो अ वेटरन बॉक्सर फाइनली बिट द डस्ट इन द लास्ट राउंड। तो एक मशहूर बॉक्सर था। अब मशहूर क्यों हुआ होगा, मशहूर इसलिए हुआ होगा कि जब जाता था बॉक्सिंग रिंग पे सामने वाले को जो है धूल चटा कर आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि धूल उसी ने चाट ली, ऐसा कह रहा है वो। तो धूल उसी ने चाट ली, मतलब कि वो क्या हो गया, वो फाइनली हार गया। ठीक है, वॉज डिफीटेड। तो जो लिखा हुआ है बिट द डस्ट का अर्थ है वॉज डिफीटेड। कंफर्टेबल है अपन लोग, फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है जो हाईलाइटेड पार्ट है आपको बताना है कि उसकी जगह पर क्या सही है। नो लेस देन, हाईलाइट कैसे किया है, कैपिटल लेटर डाल के किया है। नो लेस देन 60 कैंडिडेट्स वर रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू राउंड। बोल रहा है कि 60 से कम लोग तो रिजेक्ट नहीं हुए होंगे, मतलब बोल रहा है कम से कम 60 तो हो ही गए होंगे। इसका सेंस दरअसल ये है, तक बताना है नो लेसर आएगा, नो फ्यूअर आएगा, नो लेस आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसा लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है। अब जरा इस वाली बात को समझिए, मस्त वाला कंसेप्ट देने वाला हूं मैं आपको। नो लेस देन, नो लेस देन। तो ये जो लेस है, ये जो लेस वाला जो शब्द है, लेस वाला जो शब्द है वो यूज होता है दरअसल, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो लेस है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन पर, ठीक है। और जो फ्यूअर है, फ्यूअर है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन पर, ठीक है। कंफर्टेबल है। तो जब गणनीय संज्ञा होगी तो फ्यूअर लगाना, जब अगणनीय संज्ञा होगी तो लेस लगाना। अब यहाँ पर 60 मतलब गिन के बता दिया ना, गिन के बता दे तो लेस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फ्यूअर लगेगा। और कोई ऐसी चीज जब मैं गिन नहीं पाता, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि कप में जो है कॉफी है, मान ले तो मैं बोलता कि भाई आधे से ज्यादा कॉफी तो तुम्हारी गिर गई, तो फिर नो लेस देन हाफ ऑफ द कॉफी हैज बीन स्पिल्ड, ऐसा मैं कहता,
ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग। तो डिपेंड करता है कि क्या उसने नाउन का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो है क्योंकि काउंटेबल है तो फियर का प्रयोग होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपने भी यही चुना होगा। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 सुनते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 25 पर कहता है ही सेड अलास आई हैव फेल्ड अगेन। आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो अलास दरअसल शब्द कैसे यूज होता है, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी जो है आपको जोर का झटका जब जोर से ही लग जाता है तो हमारी चीखें निकल पड़ती हैं। तो उस इंसान की जो है चीखें निकल पड़ी ये देख करके वो फिर से फेल हो गया। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपको बताना है कि इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच अपन कैसे यूज करते हैं वाली बात को समझिए। अल्लास जब कोई शब्द ऐसा विस्मय आदि बोधक बोलते हैं अपन इसको, जब कोई विस्मय आदि बोधक शब्द प्रयोग किया जाता है ना। सही जवाब आपको कमेंट वाले सेक्शन में शेयर करना है जो भी आपने जवाब चुना होगा। तो जो अलास शब्द है वो विस्मय आदि बोधक है ना। जब चीखें निकल जाती हैं, तो जब चीखें निकल जा रही हैं तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डी और ए तो गलत है, या तो बी आएगा या तो सी आएगा। ये मैंने आपको पहली वाली बात बता दी, ठीक है। अब वो फेल हो गया है, फेल हो गया है तो जॉय का मतलब होता है खुशी से झूम जाना, और सौरो का मतलब होता है अपने ही आंसुओं में डूब जाना। तो फेल होगा तो अपने आंसुओं में डूबेगा ना, कि खुशी से नाच लेगा, मजा आ गया, आज तो मैंने घर वालों के पैसे बर्बाद किए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ तक? तो उम्मीद है कि यही जवाब आपने चुना होगा। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चंस का सेक्शन। और एक आपके लिए जो है बोनस क्वेश्चन है। ये बोनस क्वेश्चन में आपको होमवर्क में मतलब कि खुद से इसको सॉल्व करना है, और ये इसके ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसका जो जवाब है आप बच्चों को कमेंट वाले सेक्शन में, चैट वाले सेक्शन में शेयर करना है। मैं बताऊंगा चैट वाले सेक्शन में सही क्या गलत क्या, और जब नेक्स्ट वाले वीडियो में आऊंगा तो इसका सही जवाब बताते हुए फिर नई वाली क्लास में शुरू करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा जिसे आपको स्वयं से सॉल्व करना है। और हम लोग फिर मुलाकात करेंगे मुझसे नेक्स्ट वाली क्लास में। उम्मीद है आपने इस वाले सेशन को एंजॉय किया होगा। और टोटल जो इस वाले सेशन में हमने मेरे साथ डिस्कस किया, मैंने आपको 8 क्वेश्चन इसमें इजी करवाए, 12 क्वेश्चन आपको मॉडरेट करवाए, और 5 मैंने आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए। मैंने इसमें नंबर भी डाल रखे हैं कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन थे, कौन कौन से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और कौन कौन से मैंने आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए। तो अपना जो मार्क्स है वो आपको स्वयं से ही इवेल्युएट करना है। ध्यान रखिए कि एकदम वर्किंग सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं। तो मेरा जो अंदाजा है, जिन जिन बच्चों ने 20 से 25 के बीच में सही कर लिए, मतलब मैंने 25 क्वेश्चन करवाए और आपके 20 में से 25 के बीच में सही हो गए, तो आपका नाम शुरू के टॉप 10 स्टूडेंट्स में एकदम तय है। गुड, शाबाश। अगर आपके इन 25 क्वेश्चन में 18 से 21 में सही हुए हैं तो आप सिलेक्शन जोन में तो हो, आपका सिलेक्शन होना तो तय है। अगर मान लिया कि 13 से 17 के बीच में हम लोग ने सही किया है तो ट्रैक अपना है, मतलब कि हमको इंग्लिश पकड़ में आ रही है। थोड़ा बहुत जो टॉपिक है जहां जहां पर आपने महसूस किया होगा कि मेरे से नहीं बना, उस पर अपने को मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपके 13 से कम सही हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग को पहले जो है कंसेप्ट पर फोकस करना है। एकदम आराम से क्लास ज्वाइन करके धीरे धीरे मेरे साथ इंग्लिश अच्छे से सीखना है, और फिर हम लोग जो है स्पीड पर भी ध्यान लगाएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल है? उम्मीद है आपने इस वाले सेशन को एंजॉय किया होगा। बाकी आपके लिए जो मैंने बताया कि हमने जो बैच है वो प्लान कर रखी है, आप इस वाली बैच को दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में हर एक चीज आपसे डिटेल में डिस्कस की जाएगी। इन एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपसे जो है क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।